हेलो नमस्कार, मैं मोसेस राज। और पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हिंदी में, पहला पार्ट पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं। ये एनसीईआरटी का सिलेबस है, हिंदी रिमझिम। राख की रस्सी, पाठ का नाम है राख की रस्सी, कक्षा 5। और पूरे चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम जानेंगे। फिर लास्ट में एक वर्कशीट है मेरे पास में, वो हम आपको एक्सरसाइज के लिए वो भी दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को। राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसेन गांपो के मंत्री थे। देखो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा थे, 32 नंबर। सोनग वसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो क्या उसको क्या दिक्कत थी? मशहूर था, बीरबल जैसे, अकबर बीरबल की हम कहानियाँ पढ़ते हैं, बहुत मशहूर था हाजिर जवाबी के लिए। और दिक्कत क्या थी कि उनका जो बड़ा बेटा था ना, बेटा बड़ा हुआ उनका, तो वो चिंता का विषय ये था कि वो बहुत भोला था। होशियारी नाम की उसमें चीज़ भी नहीं थी, बहुत ही सीधा साधा था। और वो सोच रहा था कि ये मेरा बेटा इतना सीधा है कि कैसे काम चलेगा, कैसे गुजारा होगा इसका। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। ठीक है, तो उसने थोड़ा सा उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की। 100 भेड़ें दी अपने बेटे को जो भोला था। बोला इनको शहर लेके जाओ, मारना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है, वापस आना 100 जौ की बोरी के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल आया नहीं उसके दिमाग में। बहुत दुखी था वो। तो वो सोच रहा था कि 100 जौ की बोरी कैसे लेके जाए, पैसे भी नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं लिख रहा, बहुत दुखी हो गया, वो समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने, अब देखो क्या किया, वो सड़क के किनारे बैठ गए ये सोचने के लिए कि कैसे 100 की बोरे, मतलब 100 जौ की बोरी हम वापस लेके चलें, क्योंकि पैसे भी नहीं है अपने पास। तो इतनी देर में एक लड़की आती है, वो पूछती है उसे क्यों उदास हो, क्यों दुखी हो। वो उसको अपनी पूरी कहानी सुनाता है। फिर वो बोलती है कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, इसका सोल्यूशन बताती हूँ मैं। इतना कहकर लड़की ने क्या किया, अब वो पढ़ते हैं आगे। तो उसकी समस्या जो है मुझे लगता है सोल्व हो जाएगी, लेकिन वो खुद नहीं कर पाएगा। कौन उसकी समस्या को हल करेगा? वो जो एक लड़की आती है उसके सामने, वो जब पूछती है तो वो पूरी कहानी उसको सुना देता है कि ये बात है, मेरे पिताजी ने भेजा है मुझे भेड़ों के साथ में। और ठीक है, तो वो बोलती है, इतना कहकर लड़की जो है, अच्छा, उसने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाज़ार में बेच दिया। तो जो भेड़ की बाल होते हैं ना, ऊन होती है, उसको उसने काटे और बाज़ार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। और देखो लड़की ने क्या सोल्यूशन बताया उसको कि भेड़ों के जो बाल हैं उनको काटो और फिर उनको बाज़ार में हम बेच देते हैं, ताकि पैसे जो आएंगे उससे आप जौ की जो है वो बोरे आराम से खरीद सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा किया उसने। और उसने सोचा कि जब मैं घर जाके पापा को बताऊंगा ये चीज़ें, 100 जौ की बोरी लेके जाऊंगा तो पापा बड़े खुश होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके पापा ने उसकी आपबीती पर ध्यान भी नहीं दिया।
वे उठकर कमरे से बाहर चले गए, क्योंकि उनको पता, उसने बता दिया कि लड़की आई, उसने मुझे बताया। तो पापा ये चाहते नहीं थे, पापा ये चाहते थे कि वो अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल करे। भोला था ना वो, तो खुद के दिमाग का इस्तेमाल करे, दूसरे के दिमाग से काम ना ले। खुद का दिमाग इस्तेमाल करके अगर जो के 100 बोरे ले आता तो वो उसके पापा खुश होते, लोन पुकार। लेकिन दिमाग किसी और का था और लड़के ने पूरी आपबीती उसको बता दी, पापा को सच्चाई बता दी थी। ठीक है, इसलिए पापा खुश नहीं हुए, वो कमरे से उठकर बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, अब देखो दूसरे दिन फिर लोनपो ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, क्या कहा? पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर लौटना। पापा ने बुला के उसको दूसरे दिन दोबारा बुलाया, बोला कहा कि आपने भेड़ों के बाल उतार के बेच दिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीज़। आप कल वापस जाओ, आज वापस जाओ शहर में और दोबारा से 100 बोरी जो है वो जौ की भर के लाओ। जौ मतलब फसल होती है ना, गेहूँ जौ, वो वाला। अब क्या था, एक बार फिर निराश लोनपुगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपुगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब देखो दोबारा लड़के को लोनपुगार ने शहर भेजा भेड़ों को लेकर के और बोला, वही शर्त है कि 100 बोरी जौ की आपको लेके आना है, वरना घर मत आना। लड़का गया, वहीं पे बैठा जहाँ पे पिछली बार बैठा था, रोड के किनारे, सड़क के किनारे, और उसने सोचा कि वो लड़की आएगी और उसको कुछ ना कुछ सलूशन बताएगी। और हुआ भी वैसा ही। लड़की आई, उसने भेड़ों के सींग काटे, बाज़ार में बेचे, 100 बोरे जौ की खरीदी। लोनपुगार के बड़े बेटे को वो जौ की बोरे सौंपी और उसे घर भेज दिया। भेड़ और जौ के बोरे, अब ये फिर वो लेकर के आ गया है ना। पिता के हवाले करते हुए लोनपुगार का बेटा खुश था। दोबारा वो ले आया, बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। दोबारा से उसने जीत ना, विजयी भाव से, यानी जीता हुआ होता है ना, तो उस भाव से उसने पिताजी को वो दोबारा से वो कहानी सुना दी कि वो लड़की आई, उसने सींगों के लिए मुझसे कहा, मैंने सींग बेचे, फिर बोरी खरीद ली। सुनकर लोनपुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। बोले जाओ, और उस लड़की को कहो कि हमें 9 हाथ, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, तो ऐसे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी चाहिए हमें। राख की रस्सी तो हो, लेकिन वो कैसी हो? राख। आग जलाते हैं ना हम लकड़ियों से, फिर वो क्या बचता है पीछे, जो कचरा, वो राख। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपुगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। लोनपुगार ने अपने बेटे से कहा कि तुम जाओ शहर में, और जो वो लड़की तुम्हारी हेल्प कर रही है ना, उसको बोलो कि वो 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाए, तब मैं जानूंगा। लोनपुगार का बड़ा बेटा, जो बेटा था सीधा साधा, वो गया लड़की के पास में। उसने बोला कि पापा ने ऐसा बोला कि 9 हाथ लंबी रस्सी राख की बना के दो। लड़की ने भी शर्त रख दी। लड़की ने कहा कि मैं बना तो दूंगी, लेकिन तुम्हारे पापा को बोलो कि गले में पहननी पड़ेगी। फिर वो दोबारा पापा के पास आया। पापा बोला अच्छा। पापा ने सोचा राख की रस्सी तो बना ही नहीं सकती, असंभव है, इसलिए पापा ने हाँ कर दी। बोला ठीक है, अगर वो राख की रस्सी बना देगी तो मैं उसको गले में पहनने के लिए तैयार हूँ। चलिए अगले दिन की बात करते हैं फिर दोबारा। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई।
इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गई। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो लोनपोगार ना अपने आप को बड़ा चालाक समझ रहा था। उसने चैलेंज दिया कि वो राख की रस्सी बनाए 9 हाथ लंबी। लड़की ने भी चैलेंज कर दिया कि बना दूंगी, आपको गले में पहननी पड़ेगी। उसने पत्थर के ऊपर रस्सी रखी, उसको जला दिया। ठीक है, रस्सी जल गई लेकिन उसकी राख वहाँ पे रह गई। अब उसने बोला कि जाओ, वो पत्थर के साथ उस राख को ले गई और लोनपोगार को बोली लो पहनो। लोनपोगार कहाँ से पहनता उसको, उसको समझ गया बहुत ही चालाक लड़की है, बहुत ही चतुर लड़की है, बहुत ही बुद्धिमान लड़की है। अब उसने क्या किया, एक और दांव खेल दिया। उसने लड़की के सामने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रख दिया। बोले क्या आप मेरे बेटे से शादी करोगी? लड़की ने प्रस्ताव को मंजूर किया और दोनों की, उस लड़की और राजा जो लोनपोगार था उसके बेटे की, दोनों की शादी हो गई। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। तो लोनपोगार के बेटे की और लड़की की शादी हो गई, दोनों की धूमधाम से। फिर क्या होता है ये आप देख सकते हैं। ये लड़की भी है यहाँ पे और लड़का भी है, भेड़ें भी खड़ी हैं पीछे। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, भेड़ें भी ना पास में। तो ये लड़का है लोनपोगार का बेटा, जो भोला था, होशियार नहीं था, चालाक नहीं था, बुद्धिमान नहीं था। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चन है तो जान लेते हैं फटाफट से। क्या प्रश्न है? छोटी सी एक और इसमें कुछ लाइनें हैं। नाम दो। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया। तिब्बत जो है ना, चाइना, चीन में है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम देना है। तो जो लोनपोगार का बेटा था और जो लड़की थी ना, उनको नाम देना है हमें, कोई भी उनका टाइटल रखना है। जैसे तिब्बत में क्या नाम होते हैं, जैसे नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फुदोरजे। ये क्या है? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा ये शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के 2 मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। डावा का मतलब सोमवार और चांद, यानी चांद, डावा जो है वो चांद की जैसी रोशनी फैलाएगा दिन में और रात में अंधेरा दूर करेगा। ठीक है, तो तिब्बती नाम है, नाइमा है, डावा है। नाइमा जैसे संडे को जो जन्म हुआ तो उसका नाम लगते हैं। डावा मतलब सोमवार या फिर चांद। अब जो और नाम बच गए जैसे मिगमार है, लाखपा है, नुखू है, फू दोरजे है। इनका क्या क्या मतलब होता है ये भी हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका हम क्या नाम रख सकते हैं? लोनपो के जो बेटे हैं उनका नाम और वो जो लड़की है उसका नाम। चलिए, तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। बुद्ध जो है ना, उनके नाम पे भी नामकरण होता है। तो दोलमा जो नाम है ना वो बहुत ही फेमस है, वहाँ पे मिलता है बहुत सारे बच्चों का दोलमा। दोलमा क्या नाम है? ये लड़कों का भी हो सकता है, लड़कियों का भी हो सकता है। स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। बुद्ध के स्त्री रूप, दोलमा जो है ना, बुद्ध के स्त्री रूप था तारा। तारा का ही तिब्बती नाम है दोलमा। तो ये नाम आप रख सकते हैं, लोनपोगार जो उसके बेटे का और लड़की का। इनमें से क्या नाम आप रखना चाहें रख सकते हैं। नाइमा,
डावा मिगमार लाखपा नुक्खू फुदोरजे दोलमा। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों को के बारे में सोचकर परेशान होते थे? वो इस चीज़ से परेशान रहते थे कि कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबो ना दे। वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा? कहीं कोई लड़की उसे शादी करने को तैयार न हो, आदि आदि। तो ये उनको चिंता होती थी। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या करते? तो मैं रोज़ उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाता, उसे पढ़ाता लिखाता, उससे सवाल जवाब करता, परीक्षा लेता उसकी, ताकि थोड़ा सा वो समझदार होता। तो ये कुछ दो प्रश्न हो गए। पहले तो उनको क्या चिंता रहती थी? ये चिंता रहती थी कि वो बहुत ही भोला है, तो वो कैसे अपना जीवन गुजारा करेगा, कोई उससे लड़की शादी करेगी कि नहीं करेगी, ये चिंता रहती थी। फिर अगर पूछ रहा है तिब्बत के मंत्री की जगह अगर आप होते तो क्या करते, है ना? तो आप अपने अनुसार क्या करते वो यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए फिर है शहर की तरफ, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था बताओ? तो इसलिए भेजा था ताकि वो दुनियादारी समझे, व्यवहारिक बने, है ना, कुछ दिमाग उसका काम करे। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? क्योंकि शहर के लोग ना थोड़े ज़्यादा होशियार, सब सूझबूझ वाले होते हैं, और वो गांव के लोग थोड़े से भोले टाइप के होते हैं ना, इसलिए वहाँ भेजा उसने। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे पता करो घर में, है ना। तो वो आप कर सकते हैं, अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं आप कि पहले कहाँ रहते थे। हो सकता है ना पहले दूसरी जगह रहते हो, गांव में रहते हो, अब शहर में आ गए, है ना, या पहले गांव में रहते हो, अब आपका जो खेत है वहाँ आ गए हो, ये हो सकता है। जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है, सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में इससे बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो आप लिख सकते हैं, जैसे हमने बात की थी गेहूं की, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, धान है ना, ज्वार है, ये लिख सकते हैं। तो जैसे फसल होती है ना, रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, तो गेहूं और जो है ना वो एक ही समय में इनकी बुआई होती है। चने की भी इनके साथ में होती है। ये जो बाजरा है ना, ये इसकी बुआई जो है अलग होती है, ये खरीफ की फसल है। तो फसलों के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा देख भी रहे हैं हम। फिर गेहूं और जो अनाज होते हैं, और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण करके दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। जैसे ले है धातु, शेरवानी भोजन, तांबा खिचड़ी, शहर वेशभूषा। अब उनमें से व्यक्तिवाचक कौन कौन सी हैं? ले है, नाम है ना शहर का, लेह लद्दाख। शेरवानी हो गई जो पहनते हैं शादी में। तांबा हो गया, धातु का नाम है, खिचड़ी बनाते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक हो गई, खिचड़ी एक प्रकार का भोजन है। जातिवाचक में जैसे धातु हो गई, भोजन हो गया, शहर हो गया, वेशभूषा हो गई। अब शहर है लेकिन नाम नहीं है ना, नाम होता जैसे ले है तो वो व्यक्तिवाचक हो गई। ठीक है, ओके। मंत्री ने दो का देखो, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? मंत्री को ये बात बहुत ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का योगदान नहीं था, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया, ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले। खुश तो हुआ था, लेकिन दिमाग ना वो लड़की का था, इसलिए वो दिखा नहीं रहा था कि वो खुश है। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए, दूसरी बार सींग बेच डाले। जिन लोगों ने वे चीज़ें खरीदी होंगी, उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों को का क्या किया होगा? तो ऊन से तो गर्म कपड़े बनाए होंगे, और सींगों से कोई सजावट का सामान होता है वो बनाया होगा। ठीक है, तो बनते हैं। ऊन होती है ना भेड़ की, तो उससे तो गर्म कपड़े होते हैं ना, जैसे सोल वगैरह हैं,
स्वेटर वगैरह है ना, वो बनती हैं उसे, तो उसमें काम ले लिया होगा। और जो सींग होते हैं भेड़ के, उसको कोई सजावट की चीज़ों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके। तो सींगों की बात हो गई, और जो भेड़ की ऊन थी, जो भेड़ के बाल थे, उनकी बात हो गई। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो? चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, इसका मतलब बिल्कुल होशियार नहीं था वह। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, यानी मैं इसका उपाय बताती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, मतलब उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। ठीक है, लड़की ज़्यादा तेज़ निकली। लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ होता है, अच्छे अर्थ में, इसका मतलब है समझदार। चालाक जो इसका नकारात्मक में होता है, इसका मतलब होता है चतुर, है ना, ज़्यादा चालाक बनता है, ना, थोड़ा सा खराब अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है। फिर हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था कि नाम दो, लोनपोगार के बेटे को कोई नाम दो आप, और उस लड़की को कोई नाम दो। तो यहाँ पे देखिए नाम दिए हमने दो, मिगमार दिया है एक तो, और लड़की का नाम हमने क्या दिया है? डावा दिया है। तो डावा का मतलब हमने पढ़ा था कि चांद होता है, सोमवार होता है, दिन में मतलब रोशनी करे, और रात को जो अंधेरा दूर करे, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, इनका मतलब, तो डावा मतलब चांद जैसी रोशनी फैलाएगा, अंधेरा दूर करेगा, और ठीक है, तो ये दे सकते हैं। बेटे का नाम हमने दे दिया मिगमार, और लड़की का नाम हमने दे दिया डावा। अब आइए, हमने बात की थी, छोटी सी एक वर्कशीट आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं फटाफट से। आइए प्रैक्टिस के लिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोनपोगार अपनी चालाकी के लिए मशहूर थे, मगर जब उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। बहुत भोला था। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका कैसे काम चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें शहर ले जाओ, तुम्हें इन्हें मारना नहीं है, बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, नहीं तो तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। और इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। तो ये एक छोटा सा पैसेज है, अभी इसका आंसर आपको देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न इसमें है, लोनपोगार क्यों मशहूर थे? क्यों मशहूर थे? पढ़ा हमने पैसेज में कि वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए फेमस थे ना, लोनपोगार। फिर दूसरा प्रश्न है, लोनपोगार का बेटा कैसा था? सीधा साधा भोला लड़का था, समझदार नहीं था ना, होशियार नहीं था वो। लोनपोगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी? तो 100 भेड़ें दी उसने, और शहर के लिए रवाना कर दिया। बोला कि वापस आओ तो 100 बोरे जौ के लेके आना, लेकिन शर्त यह है कि भेड़ों को ना बेचना है ना मारना है। फिर कितनी बोरी जौ की लाने के लिए कहा? तो ये भी 100 थी, दोनों ही 100 थी। 100 भेड़ दी उसको, और 100 ही बोरे जौ के लाने के लिए कहा। फिर लोनपो गेहूं और जो अनाज के नाम है, ऐसे ही कोई 2 अनाजों के नाम लिखिए। ये आपको बता दिया था हमने, बाजरा लिख सकते हैं, मक्का लिख सकते हैं, जवार लिख सकते हैं, चना लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में और प्रश्न है इसमें, आइए वो भी देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों उनके सही वर्गों में लिखिए। कृष्ण, गरीबी, चंडीगढ़, सर्दी, शहर, गर्मी, धातु, गीता, पक्षी। तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक कौन सी है ना? तो व्यक्तिवाचक में जैसे नाम जो है ना, जैसे कृष्ण है, चंडीगढ़ है, गीता है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जातिवाचक में जैसे पक्षी है, धातु है, ये आप लिख सकते हैं ना। भाववाचक में जैसे सर्दी लग रही है, गरीबी है, ये आप लिख सकते हैं, गर्मी है। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, सही शब्द बनाओ, है ना। ये जो शब्द हैं इनको सही बनाना है हमें। चलिए कैसे बनाना है सही शब्द देखते हैं। ओके, हाँ, ये जो जंबल वर्ड्स होते हैं ना, उल्टे पुल्टा लिखा हुआ है, वैसे बनाना है। जैसे हू रमश ये है, तो इसका कैसे बना सकते हैं? चैप्टर में से बनाना है। जैसे मशहूर बन जाएगा इसका ना, मशहूर। दूसरा जो है शियारी हो, तो होशियार हो गया। फिर दूसरा है, सॉरी तीसरा होगा होशियार। दूसरा इसमें
देश है और स, तो इसका क्या होगा, संदेश हो जाएगा इसका, संदेश। फिर रिकात है तो इसका क्या हो जाएगा, तरीका हो जाएगा। फिर शब्द का सही रूप लिखिए, मंत्री तो बड़ा आ जाएगा त्री। फिर समस्या जो है इसमें मैं पूरा आएगा, बाकी सेम टू सेम है। फिर रस्सी में स आधा आ जाएगा, मुश्किल में जो श है वो भी आधा आ जाएगा और मात्रा छोटी आएगी। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, कौन सा सही है। जैसे प्रश्न है मंत्री किससे हार गए, बेटे से, राजा से, लड़की से। तो मंत्री किससे हार गए थे, लड़की से। लड़की से बोला था ना कि राख की रस्सी बनाओ, वो बना दी थी उसने, है ना। लेकिन उसने ये शर्त रखी थी कि आपको पहननी पड़ेगी, नहीं पहन पाया राख की रस्सी, कैसे पहनेगा। आप लड़की को क्या कहोगे, बुद्धिमान कहोगे, समझदार कहोगे या कमज़ोर कहोगे। तो बुद्धिमान हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। बुद्धिमान इसलिए कह सकते हैं कि वो बुद्धिमानी वाला सवाल था, राख की रस्सी वाला बनाना, ठीक है। तो इसको हम बुद्धिमान कह सकते हैं, लड़की को बुद्धिमान कह सकते हैं। फिर एक और छोटी सी वर्कशीट है, वो भी देख लीजिए फटाफट। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सोनग वसेन कहाँ का राजा था, तिब्बत का, कलिंग का, मगध का, मिस्र का। लिख सकते हैं आप, तिब्बत का था। लोनपोगार ने अपने पुत्र को शहर भेजते समय क्या दी थी, भेड़ें दी थी 200 या 100 दी थी, 50 बकरी दी थी या 2 मुर्गे दिए थे। बिल्कुल सही जवाब है, 100 भेड़ें दी थी। लोनपो ने अपने पुत्र को शहर से क्या लाने के लिए कहा था, चावल लाने के लिए कहा था, गेहूं लाने के लिए कहा था, मक्का या जौ, क्या लाने के लिए कहा था। बिल्कुल सही जवाब है, 100 बोरे जौ के लाने के लिए कहा था। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। लड़की लोनपो के पास राख की रस्सी कैसे ले गई थी, कैसे ले गई थी। तो सील समेत ले गई थी, यानी पत्थर पे जो उसने उकेरी थी वो उस सहित लेके चली गई थी, सील सहित। लोनपो ने लड़की के सन्मुख क्या प्रस्ताव रखा, सन्मुख का मतलब है सामने, क्या प्रस्ताव रखा। उसने प्रस्ताव यह रखा कि अपने पुत्र से शादी का, कि मेरे पुत्र से आप शादी कीजिए। लोनपोगार राजा के क्या थे, बेटा था कि शिक्षक था कि मंत्री था कि सैनिक था। तो ये भी हमने पढ़ा कि लोनपोगार मंत्री थे, कहाँ थे, तिब्बत में थे, ये भी हमने पढ़ लिया। चलिए फिर और देखते हैं आगे। बहुत ही अच्छी ये प्रैक्टिस आपके लिए, अगर ये वर्कशीट आप अगर कर देते हैं, समझ लीजिए पूरा चैप्टर आपके लिए क्लियर है, बहुत ही आसान है। क्लियर कब होगा, जब आप चैप्टर को सही से पढ़ेंगे, समझदारी के साथ। सही कथन के सामने सही लगाओ, गलत के सामने क्रॉस लगाओ। लोनपोगार का पुत्र सड़क किनारे बैठकर समस्या पर विचार कर रहा था, बिल्कुल सही है। लोनपो का पुत्र दोबारा दूसरी भेड़ों को लेकर शहर गया था, दोबारा लेके गया था, सही बात है। लोनपो के पुत्र और लड़की की दूसरी भेंट सड़क के किनारे नहीं हुई थी, वहीं हुई थी, वहीं जाके बैठा था वो। लड़की ने लोनपो को राख की रस्सी पहनने के लिए कहा था, हाँ कहा था, ठीक है। लड़की की शादी सोनक वसेन के पुत्र से हो गई थी, जो लोनपोगार का जो बेटा था उससे हुई थी उसकी शादी। यह कथा चीन देश की है, तो बिल्कुल सही है, वहीं की है। फिर है उचित शब्द हमें यहाँ से छांट के लिखने जो लिखे हुए हैं। भयभीत 50, सीधा साधा, राख। लोनपो का पुत्र बहुत ही क्या था, सीधा साधा था। लोनपो के पुत्र के पास में 100 बोरे जो खरीदने के रुपए नहीं थे। डैश ने भेड़ों के बाल उतारे, किसने उतारे थे, भेड़ों के बाल, लड़की ने। लोनपो ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। लोनपो ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, रस्सी के आकार की, क्या रस्सी के आकार की। तो यहाँ पे चलिए, रस्सी के आकार की राख बच गई थी, है ना। फिर एक और पैसेज है, ये आप पढ़ के खुद इसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये पैसेज पढ़ लीजिए और इसके आंसर आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको चैप्टर, मैंने पूरी कोशिश की इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की। मुश्किल होता है एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करना, लेकिन रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं एक साथ में रिवीजन के लिए, किसी टेस्ट के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल ही सही है आपके लिए, है ना। इसमें कुछ और प्रश्न है, जैसे लोनपोगार के बेटे को क्या यकीन था, यकीन था उसको ज़रूर आएगी वो लड़की। घर वापस जाने के लिए लोनपो के पुत्र को क्या करना था, 100 बोरी जौ की लेनी थी उसको। भेड़ों के सींग किसने काट कर क्यों बेचे, लड़की ने बेचे, ताकि 100 बोरे जौ के खरीद सके। लड़की ने किसे क्या सौंप कर विदा किया, लड़की ने उसे 100 बोरे जौ की सौंप करके विदा किया लड़के को घर के लिए। विलोम शब्द खरीदना, ठीक है, बाय, BUY बाय, परचेज करना, बेचना।
भेजना किसी को, है ना, किसी को भेजना, बुलाना किसी को वापस, ठीक है। तो सेंड है यहाँ पे, कॉल, बुलाना किसी को। सो मैं शेष राज पूरी कोशिश की मैंने राग की रस्सी को आपको आपके पास पहुँचाने की। कैसी लगी आपको बता सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। हम दूसरा चैप्टर और आपके सामने जल्द ही लाएंगे, जो त्यौहार है, फसलों का त्यौहार। थैंक यू सो मच। बाय बाय, नमस्कार।